हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर सेकंड की बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के 12th क्लास के, और जिसका नाम है राष्ट्रीय आय व उससे संबंधित समुच्चय। तो इसके अंदर देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि घरेलू आय से आप क्या समझते हैं। घरेलू आय से आप क्या समझते हैं? तो इसमें हमको बताना है कि एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तु व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के जोड़ को घरेलू आय कहा जाता है। इसका यह अर्थ हुआ कि एक वर्ष के अंदर एक देश की घरेलू सीमा में जितनी भी वस्तु और सेवाओं का निर्माण हुआ है उन सभी के मौद्रिक मूल्य के जोड़ को घरेलू आय कहा जाता है। हमने बोला कि एक देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष में जितनी भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का निर्माण हुआ है उसे उस देश की घरेलू आय कहा जाता है। इसी टाइप से हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि राष्ट्रीय आय से हमारा अभिप्राय एक देश की घरेलू सीमा में अर्जित की गई अंतिम वस्तु व सेवाओं की कुल आय के जोड़ में यदि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ दिया जाए तो जो ज्ञात होगा वह हमारी राष्ट्रीय आय कहलाएगी। एक बार फिर से हमने कहा कि राष्ट्रीय आय से हमारा अभिप्राय एक देश की घरेलू सीमा में अर्जित अंतिम वस्तु व सेवाओं से प्राप्त आय के जोड़ में, अर्थात एक देश की घरेलू आय में यदि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाए तो जो ज्ञात होगा वह हमारी राष्ट्रीय आय कहलाएगी। इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है जैसे NNPFC बराबर NDPFC प्लस NIFA। यहाँ पर NNPFC का अर्थ है राष्ट्रीय आय और NDPFC का अर्थ है घरेलू आय और NIFA का अर्थ है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। अगर इसको जोड़ दिया जाएगा तो इस तरीके से हमारी राष्ट्रीय आय ज्ञात हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि साधन आय जिसे कारक आय भी कहा जाता है वह हस्तांतरण आय से आप क्या समझते हैं। तो नॉर्मली जो आय प्राप्त होती है वह दो प्रकार की होती है, एक साधन या कारक आय और दूसरी हस्तांतरण आय। साधन या कारक आय वह आय होती है एक ऐसी आय जो व्यक्ति को उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके प्राप्त की गई हो। इस प्रकार की आय को साधन आय या कारक आय कहा जाता है। मैंने बोला कि साधन आय या कारक आय से हमारा अभिप्राय वह आय जो एक व्यक्ति के द्वारा उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके कमाई गई है। इस प्रकार की आय को साधन या कारक आय कहेंगे। जैसे कि उत्पादन के साधन होते हैं हमारे श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम। इन सभी में से या इनमें से किसी एक का उपयोग करके जो आय अर्जित की जाएगी वह हमारी साधन या कारक आय कहलाएगी। जबकि हस्तांतरण आय से हमारा अभिप्राय एक ऐसी आय जिसको प्राप्त करते समय व्यक्ति के द्वारा उत्पादन के साधनों का प्रयोग नहीं किया गया, यानी कि वह आय जो उत्पादन के साधनों का प्रयोग किए बिना प्राप्त हो जाए, इस प्रकार की आय को हस्तांतरण आय कहा जाता है। जैसे कि छात्रवृत्ति, वजीफा या वृद्धावस्था पेंशन, ये वो आय हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए उत्पादन के किसी भी साधन का प्रयोग नहीं किया जाता। और जब भी हम राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं तो राष्ट्रीय आय ज्ञात करते समय ऐसी कोई भी आय जो हस्तांतरण आय है उसे राष्ट्रीय आय ज्ञात करते समय उसमें शामिल नहीं किया जाता। लेकिन इसके अलावा राष्ट्रीय आय ज्ञात करते समय जो भी साधन आय है वह उसको शामिल किया जाता है। तो यह हमारे दो डिफरेंसेस हो गए कि साधन आय या कारक आय और हस्तांतरण आय क्या है और इनके बीच में क्या अंतर है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि सामान्य निवासी व गैर सामान्य निवासी से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि निवास के आधार पर व्यक्ति को दो भागों में बांटा गया है, सामान्य निवासी व गैर सामान्य निवासी। सामान्य निवासी वह निवासी होते हैं जो जिस देश में रह रहे हैं उसी देश के वह पूर्णतः निवासी हैं और उनके सभी प्रकार के आर्थिक हित उसी देश से जुड़े हुए हैं। जैसे कि उत्पादन से संबंधित क्रियाएं, उपभोग से संबंधित क्रियाएं या निवेश से संबंधित क्रियाएं, ये सही प्रकार की क्रियाएं करने वाले व्यक्ति को उस देश का सामान्य निवासी कहा जाता है। जबकि गैर सामान्य निवासी वह निवासी होता है
जो भारत का पूर्णतः निवासी न होकर के केवल भारत में निवास कर रहा है कुछ समय के लिए और किसी न किसी कार्य में संलग्न है और उस कार्य के पूरा होते ही वह उस देश को छोड़ के चला जाएगा। इसके साथ साथ इसके हित उस देश के साथ नहीं जुड़े होते जिस देश में यह कार्य कर रहा है। जैसे कि भारत में अगर विदेशी नागरिक के द्वारा आने पर उसके द्वारा कोई तकनीकी कार्य किया जाए या कोई प्रवृत्ति की कार्य किया जाए तो इस प्रकार के व्यक्ति को गैर सामान्य निवासी कहा जाएगा। और भारत की राष्ट्रीय आय ज्ञात करते समय सामान्य निवासियों के द्वारा अर्जित की गई आय को ही शामिल किया जाता है। कोई भी गैर सामान्य निवासी के द्वारा अर्जित की गई आय को भारत की राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से सामान्य निवासी वह व्यक्ति जो भारत में निवासी है और जिसके सही प्रकार के हित भारत के साथ जुड़े हुए हैं, यानी उस देश के साथ जुड़े हुए हैं जिस देश का वो निवासी है, जैसे कि उत्पादन, उपभोग या निवेश से संबंधित क्रियाएं। इसके अतिरिक्त गैर सामान्य निवासी जिससे जो जिस देश में रह रहा है उसके साथ उसके किसी प्रकार के ना कोई जुड़े हुए और वह कुछ समय के लिए रह रहा है, उसके पश्चात वह चला जाएगा। तो इस प्रकार से सामान्य निवासी और गैर सामान्य निवासी के बीच में अंतर हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी से आप क्या समझते हैं। मौद्रिक जीडीपी तथा वास्तविक जीडीपी से आप क्या समझते हैं। इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है, चालू कीमतों पर जीडीपी और स्थिर कीमतों पर जीडीपी में अंतर बताओ। दोनों का एक ही अर्थ है। तो हम बात करते हैं इसकी। देखिए, मौद्रिक जीडीपी को ही चालू कीमतों पर जीडीपी कहा जाता है, जबकि वास्तविक जीडीपी को ही स्थिर कीमतों पर जीडीपी कहा जाता है। एक बार फिर से हमने कहा कि मौद्रिक कीमतों पर जीडीपी को ही चालू कीमतों पर जीडीपी कहा जाता है और वास्तविक जीडीपी को ही स्थिर कीमतों पर जीडीपी कहा जाता है। अब इसका अर्थ क्या है। मौद्रिक या चालू कीमतों पर जीडीपी का अर्थ होता है कि एक देश में एक लेखा वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमा में उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तु व सेवाओं का बाजार मूल्य के जोड़ को मौद्रिक या चालू कीमतों में जीडीपी कहा जाता है। यानी कि एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तु व सेवाओं के बाजार मूल्य को उस देश की मौद्रिक या चालू कीमतों पर जीडीपी कहा जाता है। इस प्रकार की वस्तु और सेवाओं की गणना चालू वर्ष में जो कीमतें चल रही हैं उसके आधार पर की जाती है और ऐसी स्थिति में यहाँ उत्पादन में बिना वृद्धि हुए भी राष्ट्रीय आय अधिक हो सकती है, क्योंकि मूल्यों में लगातार वृद्धि होती है, जिसके कारण से उत्पादन के न बढ़ने पर भी कीमतों में वृद्धि होने के कारण से राष्ट्रीय आय स्वतः ही बढ़ी हुई नजर आती है। इसके साथ साथ यह लोगों के कल्याण का अच्छा सूचक नहीं मानी जाती। उसका एक ही कारण है न मानने का, वो कारण यह है कि यहाँ पर चालू वर्ष की कीमतों को आधार लेकर के राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, जिसमें चालू वर्ष के दौरान हो यह सकता है कि वस्तु की कीमतें बढ़ जाए लेकिन उत्पादन न बढ़े, और उत्पादन न बढ़ने के कारण से जो कीमतें बढ़ी हैं उससे राष्ट्रीय आय की आंकड़े में वृद्धि नजर आएगी, परंतु यह वास्तविक उत्पादन में वृद्धि को नहीं दिखा रहा। यही कारण है कि यह लोगों के कल्याण का अच्छा सूचक नहीं माना जाता। इसके विपरीत वास्तविक जीडीपी या स्थिर कीमतों पर जीडीपी से हमारा अभिप्राय होता है कि एक लेखा वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु व सेवाओं का मूल्य जिसका अनुमान आधार वर्ष की कीमतों के आधार पर लगाया जाए, इस प्रकार की वस्तु और सेवाओं के मूल्य को वास्तविक जीडीपी या स्थिर कीमतों पर जीडीपी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसके अंतर्गत किसी एक वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है जिसमें कीमतें प्राय ज्यादा परिवर्तित नहीं होती, और उसी वर्ष की कीमतों को लेकर के वर्तमान वर्ष में जो उत्पादन हुआ है उसके आधार पर उसका मूल्य की गणना की जाती है, जिससे यहाँ पे राष्ट्रीय आय में वृद्धि उत्पादन के अनुसार बढ़ती है या घटती है। इसी कारण से इसे लोगों के कल्याण का अच्छा सूचक माना जाता है
क्योंकि है मूल्य वृद्धि या कीमतों में वृद्धि को नहीं दर्शाती, बल्कि उन्हीं कीमतों पर उत्पादन में वृद्धि हुई है, इस आधार को दर्शाती है। तो इस प्रकार से वास्तविक या स्थिर कीमतों पर जीडीपी इसे कहा जाता है। तो यह हमारा अंतर हो गया मौद्रिक कीमतों पर जीडीपी और वास्तविक कीमतों पर जीडीपी। या हमसे क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछा जाए कि मौद्रिक जीडीपी क्या है या वास्तविक जीडीपी क्या है, तो भी हम इनको मिलाकर के लिख देंगे, तो हमारा आंसर अलग अलग बन जाएगा। तो इस प्रकार से चैप्टर सेकंड के अंदर हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका आधा पोर्शन बाकी है जो कि आप सेकंड वॉल्यूम में इसको स्टडी करेंगे। अभी ये इसका फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने अभी ये क्वेश्चन पढ़े हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं जल्दी से। सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा कि घरेलू आय से आप क्या समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमने स्टडी किया कि राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपने स्टडी किया कि साधन आय और हस्तांतरण आय से आप क्या समझते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों ने स्टडी किया कि सामान्य निवासी और गैर सामान्य निवासी से आप क्या समझते हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन हम लोगों ने स्टडी किया कि मौद्रिक या चालू कीमतों पर जीडीपी और वास्तविक या स्थिर कीमतों पर जीडीपी में क्या अंतर है। तो इसी के साथ ये क्लास फिनिश करते हैं और इसके सेकंड पार्ट के अंदर हम इसको आगे बढ़ाएंगे और उसमें ये चैप्टर हमारा समाप्त होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। साथ ही साथ में आप लोग इसको बहुत अच्छे से स्टडी करें और अगर कहीं आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको कमेंट में जरूर ही पूछें उससे। और आने वाले कुछ समय में हम इसके अन्य प्रकार की कुछ प्रैक्टिस सेट भी डालेंगे आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ में कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको पूछने का तरीका क्या है वह आपको बताया जाएगा। होता यह है नॉर्मली कि ये जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस तो यही है, केवल पूछने का तरीका एग्जाम में बदलता है। तो उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।